तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, रेयर डिजीज। सो अभी न्यूज़ में इसलिए था ये वाला टॉपिक बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंट्रोड्यूस किए जेनेरिक ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग 4 रेयर डिजीज। तो अब हमारे पास दो की कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होने चाहिए। एक तो जेनेरिक ड्रग्स क्या होता है और रेयर डिजीज क्या होती है। तो आगे जाने से पहले थोड़ा सा न्यूज़ का एक्सटेंशन देखते हैं। तो ये 4 रेयर डिजीज थी विच वॉज ट्राइसोनेमिया टाइप 1, गॉशर डिजीज, विल्सन डिजीज और ड्राविट, या इसे लेनेक्स गैस्ट्रियोट सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ब्रॉडली ये बीमारियों के बारे में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ये बीमारियां जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी, मतलब एपिलेप्सी का ही एक सीवियर फॉर्म है। एपिलेप्सी आपको याद होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सिग्नल, केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल एकदम से पास करने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में शिवरिंग हो जाती है। ठीक है। और ये जो विल्सन डिजीज है ना, ये कॉपर का स्टोरेज है बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉपर इंक्रीज हो जाता है, अमाउंट ऑफ कॉपर। और कॉपर आपको पता है एक हैवी मेटल है, उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। गॉशर में फैटी सेल्स हैं या फैटी टिश्यूज हैं, वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लगते हैं, फैट डिपॉजिट होने लगता है, जैसे फैटी लिवर हो गया, राइट। तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर फैट जमा होने लगता है। ठीक है। ट्राइसोनेमिया जो है ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारी बॉडी जो है कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि टायरोसिन वगैरह को प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है, जिससे कि टॉक्सिक सब्सटेंस का बिल्डअप हो जाता है हमारी बॉडी में, राइट। तो ये जो डिजीज़ है इनमें से सारी की सारी जो है ये दीज आर फॉर्म ऑफ जेनेटिक डिजीज। ठीक है। ट्राइसोनेमिया, गॉशर और विल्सन डिजीज ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। अब रेयर डिजीज क्या होती है? ये ऐसी डिजीज है जो कि जनरली लाइफ लॉन्ग होती है और इनका प्रेवलेंस बहुत पॉपुलेशन के बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। सो दिस इज अराउंड 1 और लेस देन पर 1000 पॉपुलेशन के अंदर आपको ऐसी बीमारियां देखने को मिलेगी, एंड जनरली जेनेटिक होती है नेचर में। क्लियर। अब इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पॉलिसीज लॉन्च करी जो हमें पता होनी चाहिए। पहला है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, एनपीआरडी। इस पॉलिसी के अंडर हम लोग कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों को हु आर सफरिंग फ्रॉम द रेयर डिजीज अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि। मतलब ये फंड है जिसके अंदर हम ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम रेयर डिजीज। अब इसमें 3 कैटेगरीज बनाई हुई है। जैसे कुछ ऐसी रेयर डिजीज होंगी जहाँ पे आपको सिर्फ वन टाइम क्योर चाहिए और फिर आप उससे रिकवर कर जाओगे। कुछ ऐसी डिजीज है जिसमें लाइफ टाइम आपको ट्रीटमेंट चाहिए लेकिन वो ट्रीटमेंट लो कॉस्ट है, तो वो ग्रुप 2 में डाला गया है। और ग्रुप 3 में वो वाली डिजीज, रेयर डिजीज को डाला गया है जहाँ पे ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग रहता है और उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ही। ठीक है। सो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन मेडिसिन रिलेटेड टू रेयर डिजीजेस। ठीक है। कोई अगर पर्सनल यूज के लिए अगर बाहर से कोई ऐसी दवाई मंगाता है जो कि रेयर डिजीज को क्योर करती है, तो उसके लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। बट माइंड यू दिस इज ओनली फॉर पर्सनल यूज। अगर आप कमर्शियली सेल करने के लिए मंगा रहे हो तो फिर उसके ऊपर आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर भी हम लोगों ने ऑर्फन ड्रग्स को कवर किया है। ऑर्फन मतलब ऐसे ड्रग्स, सॉरी, ऐसी बीमारियां जिसके ऊपर लोगों ने या फार्मा कंपनीज ने अभी ज़्यादा फोकस नहीं किया है। रीज़न बीइंग कि वो बीमारियां ऐसे लोगों को अफेक्ट करती है जो जनरली लो पेइंग पावर है, जिनकी जो थोड़े से गरीब तबके से आते हैं। तो उन डिजीज़ों के ऊपर फार्मा कंपनीज है वो भी फोकस नहीं करती हैं। ठीक है। तो उन्हें ऑर्फन डिजीज बोलते हैं। सो ये था अबाउट द रेयर डिजीज। ठीक है। जेनरिक मेडिसिन मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि जिनके ऊपर पेटेंट या जो आईपीआर है वो एक्सपायर हो चुका है, अब उसे कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग। अभी न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कंडीशनल नोट दिया फॉर द सेल ऑफ 5 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन विच वर अर्लियर बैंड। ठीक है। तो पहले बैंड थे, अभी उनको परमिशन दे दी है। किसने? सीडीएससीओ ने। सीडीएससीओ आपको पता है इंडिया के अंदर एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंश्योर करता है कोई भी नया, अगर किसी को फार्मा कंपनी को कोई अपना नया ड्रग इंडिया में इंट्रोड्यूस करना है तो इसके लिए अप्रूवल लगेगा सीडीएससीओ से। ठीक है। अब बात करते हैं ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सो ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर हम मल्टीपल एपीआई यूज करते हैं। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट।
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, ये एक ऐसे ड्रग कंपोनेंट्स होते हैं जिनका डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन पे या किसी पैथोजन के ऊपर, डायरेक्टली उसे हिट करते हैं। ठीक है, सो अगर हम मल्टीपल एपीआईज को कंबाइन कर दें तो उसे हम बोलते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। तो जैसे आपने देखा होगा, एक दवाई है कॉम्बीफ्लेम करके, एक दवाई है, तो कॉम्बीफ्लेम जो है इसके अंदर आपको मिलेगा पैरासीटामोल। वो आपको पता है पैरासीटामोल किस लिए लेनी चाहिए, वो आप तब लेते हो जब आप बीमार हो। ठीक है, अगर आपको फीवर आ रहा है, राइट, पैरासीटामोल लेते हो। इसके अलावा इसमें पेन किलर भी होता है थोड़ा बहुत अमाउंट में, राइट, कैफीन वगैरह और इस टाइप की भी और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दवाइयों में मिल जाएंगी जनरली जो फीवर से रिलेटेड है। तो वो बदन दर्द जो होता है उसको भी ठीक करता है, खांसी जुकाम होता है उसको भी ठीक करता है। तो वो पॉसिबल क्यों पा रहा है, बिकॉज हम लोगों ने उसमें मल्टीपल एपीआई लगाए हैं। मतलब आपने सरदर्द की गोली डाल दी है उसमें, सरदर्द का टैकल करने वाला एपीआई डाल दिया है, फीवर को कंट्रोल करने वाला एपीआई डाल दिया है, ठीक है, बॉडी एक को कंट्रोल करने वाला एपीआई डाल दिया। तो इसको कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। अब एक चीज़ याद रखना, अगर कोई हम पहली बार फिक्स डोज कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसके लिए भी हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा CDSCO से। ऑल्दो एपीआईज पहले से यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको कंबाइन करके एक नया ड्रग सेल कर रहे हो तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी CDSCO से। ठीक है, सो याद रखना, इसको हेड कौन करते हैं CDSCO को, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको हेड करते हैं। अब क्यों बनाते हैं हम लोग फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, तो एक तो फ़ायदा इसका ये है कि सपोज एक ही दवाई लेकर जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। जैसे उसको अगर मल्टीपल बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे बॉडी एक बताया, हेड एक बताया और फीवर बताया, तो ये सारी एक ही दवाई से ठीक हो जाएगा। इससे रिड्यूस हो जाएगा कॉस्ट। अभी नॉर्मली क्या होता है, उसको अलग अलग सिम्टम्स के लिए अलग अलग दवाई लेनी पड़ती। अब क्या हो रहा है कि सिर्फ एक दवाई से काम चल जा रहा है। इससे जो लॉजिस्टिक्स है पूरा फार्मा इंडस्ट्री का, वो भी कहीं ना कहीं सिंपलर हो जाएगा, राइट। लेकिन इसके चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि आपने बहुत सारे ड्रग्स का एक कॉकटेल बना दिया है ना, आपने बहुत सारे ड्रग्स को मिक्स कर दिया और फिर आप दे रहे हो किसी पेशेंट को, तो ऐसे में हो सकता है कि उससे जो पेशेंट है उसके बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाए। जब ये आपस में कंबाइन होंगे ये एपीआईज, तो शायद टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, विच कुड बी डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट, इससे एक मेजर इशू ये भी होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो कस्टमाइजिंग जो एबिलिटी होती है कि वो पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से ड्रग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, उनकी वो पावर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। बिकॉज अब ये जो फिक्स डोज ड्रग्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे एपीआईज पहले से ही है दवाई में, तो ऐसे में वो दवाइयों को कस्टमाइज कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। जैसे कई बार सुना होगा ना आपने, डॉक्टर ने बोला इसका आधा डोज लेना, ठीक है, इस दवाई का आधा डोज लेना, तो वो क्यों बोलता है, बिकॉज वो दवाई को कस्टमाइज कर रहा है बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स। तो अगर वो कस्टमाइज ही नहीं कर पाएगा तो ऐसे में पेशेंट को उसका ठीक करने का जो एबिलिटी है वो भी हिंडर होगा। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस है जिसके चलते जो CDSCO जो है वो हमेशा नज़र रखता है इन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स के ऊपर। और आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए हमारे पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। इसके अलावा हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी है सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरीज की, जहाँ पे इन ड्रग्स को टेस्ट किया जाता है फॉर देयर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, इसके अंदर ना एक और मेजर चैलेंज ये भी आता है कि शेल्फ लाइफ डिक्रीज हो जाती है मेडिसिन की, क्योंकि आपने बहुत सारे एपीआईज मिला दिए आपस में कंबाइन करके, वो हो सकता है उनकी जो नॉर्मल लाइफ होती है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की, अब वो कम हो जाती है बिकॉज वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दिस कैन ऑल्सो लीड टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्लियर, मतलब आप इसमें ऐसा सोच सकते हो, सपोज एक पर्सन को ऐसा बीमारी था जिसमें सिर्फ उसे एक ही एपीआई चाहिए था, लेकिन अगर उसको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दे दिया गया तो ऐसे में हो सकता है उसमें जो बाकी एपीआई से उसके अगेंस्ट उसके बॉडी में पैथोजन जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस गेन कर लें। ठीक है, सो ये था चैलेंजेस विद रिगार्ड्स टू फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट देखते हैं। अभी जो हमारे NPPA है विच इज़ द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, कोई बता सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये बॉडी? केमिकल एंड फर्टिलाइजर। केमिकल। करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंडर है। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने जो CDSCO देखा था वो अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। हेल्थ। हाँ करेक्ट।
सो एनपीपीए जो है इसने बेसिकली प्राइस जो है वो मैनेज करता है ऑफ द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो उन्होंने फिक्स किया है रिटेल प्राइस फॉर 23 फॉर्मुलेशन। It has also revised the ceiling of 15 scheduled formulation under the Drugs Price Control Order, right? ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है ये बेसिकली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ही ये रूल्स जो है या ऑर्डर्स जो है बने हैं, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक लिस्ट निकाली है कॉल्ड द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर प्राइस कंट्रोल। मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करती है और उसके अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है तो डेफिनेटली लोगों की पॉकेट से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। तो ये जो लिस्ट निकालने का काम है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करती है, और फिर उस पर जो प्राइस मैनेज करने का जो काम है वो एनपीपीए करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, जेनरिक ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, मतलब जेनरिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जिनके ऊपर जो पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी कंपनी के थे वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। पेटेंट का लाइफ टाइम क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द लाइफ टाइम, कब तक पेटेंट वैलिड रहता है? 20 साल 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स के बाद जैसे ही वो मेडिसिन जो है उसके ऊपर आईपीआर एक्सपायर हो जाता है तब उसे कोई भी जो पर्सन, कोई कंपनी है, फार्मा कंपनी बना सकती है। ठीक है, अगर उससे पहले बनाना चाहती है तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी बना सकती है, अदरवाइज आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। तो जेनरिक ड्रग्स वो ड्रग जिनके ऊपर पेटेंट एक्सपायर हो चुका है और जिसे कोई भी कंपनी, फार्मा कंपनी बना सकती है, राइट। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इशू किया अलर्ट टू ऑल गवर्नमेंट डॉक्टर्स दैट दे शुड प्रिस्क्राइब जेनरिक मेडिसिन ओनली, जिसके अगेंस्ट डॉक्टर की कुछ बॉडीज जो है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था कि आप ज़बरदस्ती फोर्स ना करें डॉक्टर को, इससे डॉक्टर की अगेन जो कस्टमाइजिंग एबिलिटी है दवाइयों को लेकर वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। ठीक है, सो ये क्यों बोला गवर्नमेंट ने कि जेनरिक ड्रग ही प्रिस्क्राइब करो? तो जेनरिक ड्रग आपको पता है क्योंकि ये कोई भी कंपनी बना सकती है, इसके ऊपर कोई पेटेंट राइट नहीं होता, तो ऐसे में कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, और कंपटीशन बढ़ जाता है, दैट फॉर दैट रीजन जेनरिक ड्रग्स जो है जनरली चीपर मिलती है मार्केट में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ना बढ़े, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उसको जेनरिक ड्रग ही प्रिस्क्राइब करे जाए। सो जेनरिक ड्रग क्या है? इट्स अ मेडिकेशन क्रिएटेड टू बी सेम एज एन ऑलरेडी मार्केटेड ब्रांड नेम ड्रग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रोसिन आप मान लो कि एक हाइपोथेटिकली मान लो कि एक ब्रांडेड ड्रग है, ठीक है, और है भी ब्रांडेड, बट लेट्स से उसके ऊपर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था। ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था या पेटेंट था उसके ऊपर, 20 ईयर्स तक वो रहता है, उसके बाद एक्सपायर होने के बाद कोई भी कंपनी उसे बना सकती है। तो यहाँ पे वो जो मेडिकेशन है वो सिंपली उसके नाम से जाना जाएगा, कॉम्बिनेशन के नाम से, उस पर अलग से कोई ब्रांड नेम वगैरह नहीं रहेगा। इसमें डोज सिमिलर रहेगी, सेफ्टी, स्ट्रेंथ और बनाने का तरीका, क्वालिटी वगैरह सब सेम रहेगा। ठीक है, एज दैट ऑफ द ब्रांडेड ड्रग। अब एक चीज़ याद रखना, अगर किसी को इंडिया में कोई पेटेंटेड ड्रग बनाना है तो वो बना सकता है अंडर द कंपल्सरी लाइसेंसिंग विच इज़ गिवन अंडर द इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1972। और आपको ये भी पता होना चाहिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज ऑल्सो कंप्लायंट अंडर द WTO ट्रिप्स रूल्स। ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट पता है ना, ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। तो ट्रिप्स के अंदर भी ये कंप्लायंट है। सपोज आपकी कंट्री में ऐसा कोई मेडिसिन है जो कि कोई कंपनी बना रही है और वो बहुत कॉस्टली बना रही है उसे, या फिर वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है वो ड्रग, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के थ्रू किसी और कंपनी को अलाउ कर सकती है कि दे कैन प्रोड्यूस दैट मेडिसिन विदाउट द अप्रूवल और विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर, राइट। तो इसे बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ठीक है, और इंडिया में दिस इज लीगल एंड ऑल्सो लीगल अंडर द WTO's ट्रिप्स रूल्स। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब जेनरिक मेडिसिन से रिलेटेड कुछ हमारे कंट्री में रूल्स है कि डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करने हैं। तो जनरली इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन है 2002 के, दे प्रिस्क्राइब दैट एवरी फिजिशियन शुड प्रिस्क्राइब ड्रग्स विद जेनरिक नेम्स लेजिबली एंड प्रेफरेबली इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो कई बार देखा होगा डॉक्टर्स जानबूझ के भी गंदी राइटिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो उनका कुछ कोड रहता होगा मे बी, तो उस चीज़ को, ऐसी कोई माल प्रैक्टिसेस अगर हो रही है तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप जो है एकदम साफ सुथरी हैंड राइटिंग में और बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखोगे मेडिसिन का नेम जो भी आप प्रेस्क्राइब कर रहे हो, एंड जनरली ट्राई करना है कि उसमें जेनरिक नेम्स हों। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट है, ये एम्पावर करता है स्टेट
मेडिकल काउंसिल और एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ द कमीशन टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर वायलेशन बाय द डॉक्टर्स। तो अगर डॉक्टर इन रूल्स का वायलेशन करता है कि वो लेजिबल हैंड राइटिंग में नहीं लिख रहा है दवाइयाँ, या फिर ब्रांडेड ड्रग्स ही प्रिस्क्राइब करा है, जेनरिक ड्रग्स नहीं दे रहे, तो ऐसे में उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया है, विच अलाउज फार्मेसी टू सेल जेनरिक ड्रग्स और मेडिसिन टू पेशेंट इवन इफ द प्रिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइज द ब्रांडेड वर्जन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास लेट्स से डॉक्टर ने आपको ब्रांडेड मेडिसिन लिख कर दी, तो अगर फार्मेसी वाला आपको जेनरिक ड्रग्स दे देता तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, वो जेनरिक ड्रग दे सकता है, यानी सिमिलर सॉल्ट की कोई दवाई आपको लिख सकता है या आपको दे सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है, और यही जो बॉडी है यही बेसिकली फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो है उसको अलाउ करना या उसको डिसअलाउ करना, उसके लिए जो टेक्निकल एडवाइजरी है वो यही बॉडी देती है, और फिर CDSCO जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ठीक है, अब ये तो हो गए ड्रग्स एंड कंट्रोल ऑर्डर के आसपास जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसके थ्रू जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP। दिस वॉज अनाउंस इन 2008 बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो याद रखना अभी गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है इन जेनरिक मेडिसिन के ऊपर, और स्पेशली इस स्कीम के ऊपर भी। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास फ्री ड्रग सर्विसेज इनिशिएटिव है ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन, और इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में चालू करी गई हैं स्कीम्स। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन ब्रांडेड ड्रग्स और जेनरिक ड्रग्स। तो ब्रांडेड मतलब पेटेंट है, और जेनरिक मतलब उस पर कोई पेटेंट नहीं है, इसलिए पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। और ब्रांडेड ड्रग जनरली कॉस्टली मिलेंगे बिकॉज इसके अंदर जो ओनर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मोनेटाइज कर रहा होता है। ठीक है, तो उस पर एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर सकता है। बट जेनरिक ड्रग्स जनरली चीपर होती है बिकॉज IPR राइट्स एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल क्रोसिन देख लो, क्रोसिन भी आई थिंक एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ही है, और जेनरिक में पैरासीटामोल। ठीक है, तो पैरासीटामोल आपको पता ही है फीवर को बेसिकली टारगेट करता है, राइट। नेक्स्ट देखो, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एक बायोसिमिलर्स। तो बायोसिमिलर बेसिकली एक ऐसे मेडिसिन है विच इज सिमिलर और वेरी क्लोज टू फंक्शन एंड स्ट्रक्चर टू अ बायोलॉजिकल मेडिसिन। तो बायोलॉजिकल मेडिसिन क्या है, ये हम लोगों ने एक कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसे हम लोगों ने जनरेट किया है थ्रू अ लिविंग सिस्टम। अब वो लिविंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, वो कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है जैसे कि ईस्ट, या फिर कोई मल्टी सेल्युलर टिश्यू, या कोई और जानवर भी हो सकता है जिसके हम बॉडी से या टिश्यू से या कोई सेल से भी हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं जो कि हमारे बीमारियों में हेल्प कर सकें, मतलब बीमारियों में हमें क्योर कर सकें। तो अगर वैसे ही एक सिमिलर बायोलॉजिकल मेडिसिन बनाते हो तो उसे बोलते हैं बायोसिमिलर्स। तो ये बेसिकली एक जेनेरिक वर्जन है ऑफ द बायोलॉजिकल मेडिसिन। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और रिसेंटली इंडिया के अंदर एक फार्मा कंपनी है, उसे ग्रांट दिया गया था फ्रॉम CDSCO फॉर मार्केट ऑथराइजेशन ऑफ अ बायोसिमिलर। ये बायोसिमिलर का नाम क्या था, ट्रस्टुजिमाब। ये बेसिकली कैंसर ड्रग है। ठीक है, सो ये एक बायोसिमिलर है, ये अपने को पता होना चाहिए, राइट। आगे चलते नेक्स्ट टॉपिक देखो, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो WHO का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में 11 ये वर्जन था इसका, इसमें सेकेंड मॉड्यूल इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये सेकेंड मॉड्यूल है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये जो सेकेंड मॉड्यूल है, दिस इज अ सप्लीमेंट्री चैप्टर टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या क्या है, ये इंडिया के जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी है, उसके जो डाटा है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, ये सारी की सारी इस मॉड्यूल में रहेंगी। तो ये एक तरीके से एक रेपोजिटरी का काम करेगा। ठीक है, इससे पहले इसका जो मॉड्यूल 1 था, इस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का जो मॉड्यूल 1 था, उसमें जो चाइनीज एंशिएंट चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन थी वो इंक्लूडेड थी, एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड मेडिसिन फ्रॉम जापान एंड कोरिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसके मॉड्यूल 2 में इंडियन जो क्योर या ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, बाकी इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करते हैं। इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है हमारे पास,
ठीक है। सो आयुष का फुल फॉर्म बता सकते हो? आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। करेक्ट। इसमें कोई और भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है इंक्लूडेड इसके अलावा? हाँ, और तिब्बतन वाला है, कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, एक करेक्ट। तिब्बत। हाँ, उसका नाम है सोवा रिगपा। हाँ, सोवा रिगपा। ठीक है। सो याद रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेशनल इससे रिलेटेड और भी कुछ इनिशिएटिव है, जैसे नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, शॉर्टली नोन एज नमस्ते, provides for standardized terminology, morbidity code for Ayurveda, सिद्धा एंड यूनानी और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है। सो अगेन हम लोगों ने भी अपना एक नेशनल रिपोजिटरी बनाया है डिजीज रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो भी कोड्स हैं जो कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सॉल्व करती हैं, वो सबका हम लोगों ने कोड बनाया है। सिमिलरली नेशनल हमारे पास एक आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जो कि एक कंप्रिहेंसिव आईटी प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर जितने भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, चाहे फिर वो पेशेंट केयर भी क्यों ना हो, वो सब इंक्लूडेड है। ठीक है। सो एक एंड टू एंड हेल्थ केयर हम लोगों ने सिस्टम तैयार किया है फॉर डिलीवरिंग आयुष सर्विसेज। इसके अलावा गुजरात डिक्लेरेशन है, तो इसको पहली बार WHO की तरफ से ये फर्स्ट आउट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ था, और यहाँ पे बात किया गया था कि जो गैप है हेल्थ केयर सिस्टम में, बिकॉज नंबर ऑफ डॉक्टर्स की कमी है और जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और इनिशिएटिव है कॉल्ड TKDL। इसके बारे में आइडिया क्या है TKDL? ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड डिजिटल लाइब्रेरी हमने बनाया। राइट, करेक्ट। तो ये पता होना चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है। और किसने बनाया है? आयुष। करेक्ट। हाँ, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ही है, और इसके साथ साथ CSIR भी इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए मेरे को TKDL के बारे में। और ये क्यों बनाया गया था? बिकॉज इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको बाहर की कंपनी चोरी करके और उन पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंजॉय ना करे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने TKDL बनाया था, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, फूड फोर्टिफिकेशन। So FSSAI, which is the Food Safety and Standards Authority of India, operationalized provision of draft Food Safety and Standard Amendment Regulations 2011। तो बेसिकली फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो अपनी पावर्स, फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो भी फ्रेमवर्क है उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये जो अमेंडमेंट रेगुलेशन है वो FSSAI ने यूज़ की। ठीक है। सो इसमें इम्पोज किया गया है लिमिट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर्टिफाइड राइस कार्नेल, FRKs। अब ये फोर्टिफाइड राइस कार्नेल क्या होता है? ये ऐसे राइस के दाने हैं जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका अमाउंट बढ़ा रखा है, जिससे कि जो डेफिशिएंसी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लोगों में वो कम हो जाए। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या है? बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो उसको कम करने के लिए हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, विटामिन B9 और विटामिन B12, इनको हम लोग ऐड कर देते हैं आर्टिफिशियली इन द राइस कार्नेल। ठीक है। सो फोर्टिफिकेशन का मतलब है डेलिबरेटली आप इंक्रीज कर रहे हो द अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द फूड सो एज टू टैकल द हिडन हंगर और डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये रेगुलेट किससे होते हैं? तो ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 के अंडर रेगुलेट होते हैं। अब ये राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कैसे होता है राइस फोर्टिफिकेशन? तो इसमें हम क्या करते हैं, राइस लेते हैं पहले और राइस को पल्वराइज कर देते हैं। पल्वराइज मतलब उसको एकदम पीस कर उसका आटा बना देते हैं। ठीक है, उसका फ्लावर बना देते हैं, और फिर उसके अंदर ऊपर से आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को ऐड करते हैं। ठीक है, और उसको इस तरीके से ऐड करते हैं कि इसका जो रेशियो है वो 1:100 होना चाहिए। मतलब राइस के मुकाबले अगर राइस 100 पार्ट्स है तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने डाले हैं ये केवल 1 पार्ट होना चाहिए। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसको वापस से हम लोग एक डाई में से निकाल के वापस राइस कार्नेल बना देते हैं। ठीक है, वापस से उससे राइस के दाने बना दिए।
वापस उसको जोड़ के, ठीक है, अब उसमें कैसे जोड़ते हैं वो अलग टेक्निक होती है, जैसे कोटिंग, एक्सट्रूशन, डस्टिंग वगैरह। ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग वापस से उसको राइस के दाने में फॉर्म करवा देते हैं, ठीक है। सो इन इंडिया दिस एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी इज एम्प्लॉयड वेयर मिल्ड राइस इज पल्वराइज एंड मिक्स विद अ प्रीमिक्स, ठीक है, जिसकी भी बात करी थी। बेनिफिट्स मैंने बता दिया आपको। अब कंसर्न भी है, ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ बेनिफिट्स हैं। अगर सपोज किसी इंसान के अंदर कोई माल न्यूट्रिशन नहीं है या फिर कोई डेफिशिएंसी नहीं है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और ऐसे में आप उसको ये फोर्टिफाइड राइस खिला रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसकी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स है वो इंक्रीज कर रहे हो, तो दिस कैन लीड टू टॉक्सिसिटी, ठीक है, उससे बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे जो डिजीज हैं जैसे थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, इन लोगों के ऊपर आयरन का ओवरलोड होने की वजह से इनकी जो हेल्थ है वो और डिटियोरेट हो सकती है, ठीक है। सो कंसर्न्स भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अच्छा डाल रहे हो तो उसका ओवर कर दो, ठीक है, वो एक लिमिट में ही होना चाहिए, तभी वो अच्छा है, अदरवाइज इट इज ऑल्सो डिट्रीमेंटल। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस के लिए हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए, जैसे सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। तो इन स्कीम्स के अंडर हम लोग फोर्टिफाइड राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक पायलट स्कीम है, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पीडीएस, जो हमारे राशन शॉप्स होती हैं उसके अंदर भी सेल किया जाएगा फोर्टिफाइड राइस को। तो अगर फोर्टिफाइड राइस आपको पहचानना है तो एफएसएसआई ने बोला है कि आप एक F+ का लोगो बनाओगे, जिससे लोगों को देखते ही पता लग जाए कि ये जो प्रोडक्ट है दिस इज फोर्टिफाइड, ठीक है। और फोर्टिफाइड मतलब उसमें आर्टिफिशियली आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए, ठीक है, बाहर से। अब एक इसके ही ये तो हो गया बाहर से। अब हम नेचुरली भी या फिर बायोटेक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके डायरेक्टली प्लांट के अंदर ही हम ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे उससे जो फूड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो डायरेक्टली ही फोर्टिफाइड हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। तो इस प्रोसेस में हम ब्रीड करते हैं न्यूट्रिएंट्स इनटू द फूड क्रॉप्स, अलग से बाहर से नहीं डाला जाता है, पहले से ही उसके अंदर आ जाते हैं। अब वो बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे आप जो सॉइल है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन ऐड कर दो, मिट्टी के अंदर ही आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दो, तो प्लांट्स उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को टेकअप करेंगे और उसको फिर आगे अपना जो सीड है या जो सिरल है उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप बायोटेक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करो, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करो। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत फेमस आपको पता ही होगा, कॉल्ड गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस क्यों बना गोल्डन या ऑरेंज कलर का? बिकॉज हम लोगों ने इसमें एक कैरोटीन नाम का जीन है जो कि कैरेट्स में मिलता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन ए, ठीक है। कैरेट का जो ऑरेंजिश कलर होता है वो इसी की वजह से होता है। तो हम लोगों ने ये जीन निकाला और गोल्डन राइस के अंदर डाल दिया, जिससे उसका जो कार्नेल है, राइस का जो दाना है, उसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ गई और इसकी वजह से उसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया, और इसलिए इसे हम बोलते हैं गोल्डन राइस, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, आर्टिफिशियली बाहर से आप ऐड करते हो, और जो बायो फोर्टिफिकेशन है उसके अंदर हम प्लांट के अंदर ही ऐसे चेंजेस करते हैं जिसके थ्रू वो प्लांट डायरेक्टली ऐसा सीड या ऐसा बेसिकली फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि पहले ही फोर्टिफाइड है, ठीक है। इसमें कुछ एडिशंस है। तो गोल्डन राइस फोर्टिफाइड नहीं है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। एक टेस्ट सीरीज में आया था, तो यूरोपियन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था इसको फर्स्ट, और कमर्शियल कल्टीवेशन जो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस वाला, उन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट उसका कमर्शियल कल्टीवेशन। और इसमें 30% लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में। और आपने जो बोला वो विटामिन ए और बीटा कैरोटीन मतलब है इसमें ज़्यादा। और इसकी शेल्फ लाइफ 3 मंथ्स है, मतलब 3 मंथ्स के बाद इसके न्यूट्रिएंट मतलब डिग्रेड होने लगते हैं। तो ये सब फैक्ट्स थे। कूल है, तो वो याद रखना, ये एडिशनल चीज़ें इसके बारे में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो ट्रांस फैट। सो WHO का अभी ट्रांस फैट एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है और उसमें कंट्रीज़ के लिए ओपन किया गया टू फाइल एप्लीकेशंस, ठीक है। सो अब बात करते हैं ट्रांस फैट होता क्या है। ये आपने अक्सर कई बार सुना होगा, ट्रांस फैट वाले प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। सो ट्रांस फैट बेसिकली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल का आप जब हाइड्रोजनेशन करते हो या फिर किसी फ्राइड प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स फ्राई करते हो, तो ऐसे में उसमें जो ट्रांस फैट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है।
तो याद रखना ट्रांस फैट नेचुरली भी ऑकर होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। नेचुरली ये कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स या जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स में जनरली आपको मिलेगा, और आर्टिफिशियली ये आपको जनरली इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल का, जैसे आपने सुना होगा डालडा वगैरह, तो ये सब जनरली हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से ही बनता है। प्रॉब्लम क्या है इस ट्रांस फैट से? तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बनता जा रहा है। धीरे धीरे ये हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से धीरे धीरे आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है, जिससे कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं। सो याद रखना, ये जो ट्रांस फैट है ये बेसिकली लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बनता है, एलडीएल बोलते हैं जिसे, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल भी इसे बोलते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए ख़राब होता है। अगर आपसे पूछा जाए एचडीएल, तो एचडीएल इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ऐसा नहीं है कि सारा कोलेस्ट्रॉल बैड होता है, कोलेस्ट्रॉल में भी कैटेगरी होती है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल इज़ गुड फॉर आवर बॉडी, वो हमें थोड़े अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। बट बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल जो होता है वो हमारे आर्टरीज के अंदर इकट्ठा होकर उन्हें ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। इसलिए उसे एलिमिनेट करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने ये जो ट्रांस फैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने रिप्लेस नाम का अपना एक प्रोग्राम चला रहे हैं, रिप्लेस ट्रांस फैट फ्री बाय 2023 स्ट्रैटेजी चला रहे हैं, ठीक है। और एफएसएसएआई ने भी ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया है ताकि हम डिस्करेज करें ट्रांस फैट फूड को। इसके अलावा प्लेज भी लिया गया है कि हम इंडिया के अंदर जितने भी फूड प्रोडक्ट्स है उसमें रिड्यूस करें ट्रांस फैट को अप टू 2%, एंड ट्रांस फैट फ्री लोगो भी दिए गए हैं। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें ट्रांस फैट जीरो है बिल्कुल, तो उस पर आप ये लोगो लगा सकते हो, ट्रांस फैट फ्री लोगो, ठीक है। बट इसके लिए परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? तो एफएसएसआई से आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट रिलेटेड डेवलपमेंट में देखो, प्रोटीन बाइंडर्स। तो एफएसएसआई ने क्लैरिफाई किया है कि कुछ कंपनीज जो कि अपने दूध में या डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन बाइंडर्स ऐड करी थी, दैट इज़ नॉट परमिटेड अंडर द एफएसएसआई रूल, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। अब ये प्रोटीन बाइंडर्स क्या होते हैं? तो ये कुछ बायोलॉजिकल रिसर्च रिएजेंट है जो कि प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब अगर बॉडी में हमें अच्छा डाइजेशन कराना है प्रोटीन्स का, तो डेफिनेटली ये जो प्रोटीन बाइंडर्स होते हैं उसके कन्फिग्रेशन में कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए। एंड प्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट देखो, सैचुरेटेड फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट्स मतलब वो फैट है जो कि जनरली हमें फूड जो है एनिमल से मिलता है या मीट या डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। तो इनके अंदर ये जो अमाउंट है सैचुरेटेड फैट का ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और दे आर अनहेल्दी बिकॉज दे इंक्रीज द लो डेंसिटी प्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन विच इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। और इससे हार्ट जो डिजीज़ है उनका रिस्क बढ़ जाता है। तो ये था कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नॉन शुगर स्वीटनर्स। मुझे एक डाउट था कि सैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैट हानिकारक होता है बॉडी के लिए? सैचुरेटेड फैट हानिकारक होता है। मतलब ट्रांस फैट ना इट्स अ सॉर्ट ऑफ कैटेगरी, ठीक है, विद इन द अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। उसे अलग कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है, तो इट्स कॉल्ड ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो वो कैटेगरी है, बट जनरली देखो अनसैचुरेटेड फैट हेल्दी होता है। सैचुरेटेड थोड़ा सा है कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है उसको इंक्रीज करता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना। वो एक कैटेगरी है विद इन अनसैचुरेटेड फैट जो ट्रांस फैट है, और वो अनहेल्दी होता है, बट जनरली हम अनसैचुरेटेड फैट को हेल्दी मानते हैं। क्लियर है ये? सर ठीक है। तो आई थिंक इसका ऊपर मैं एक राइटअप भी डाल दूंगा, बिकॉज ये वाला चीज़ है कि एक के अंदर एक है ना, तो ऐसा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो अब एक के लिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नॉन शुगर स्वीटनर्स। तो ये थोड़ा सा अभी न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज डब्ल्यूएचओ ने एक ना लिस्ट, उनका एक रिसर्च था जिसमें ऐसा पता लगा कि जो नॉन शुगर स्वीटनर है कॉल्ड एस्पार्टेम, दिस कुड बी पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। अब ये न्यूज़ कोई काम की नहीं है बिकॉज आगे वर्ड लगा हुआ है पॉसिबली, ठीक है। अब वो होगा कि नहीं होगा तो ये तो आगे टाइम बताएगा, बट अभी के लिए इन्होंने बवाल खड़ा कर दिया।
बिकॉज ये जो स्वीटनर है एस्पार्टिम, ये जैसे पेप्सी हो गया, पेप्सी आजकल डाइट कोक बना रहे हैं, या फिर डाइट कोक होता है, या फिर लो शुगर कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, तो ये बोल के बेच रहे हैं कि ये हेल्दी है। लेकिन अब ये जो WHO की रिसर्च आई है जिससे पता लगा कि एस्पार्टिम शायद कैंसर कॉज कर देता है, तो अगेन ये जो पूरा उनका जो एफर्ट था, इतनी बड़ी बड़ी मार्केटिंग कर रखी थी, वो सब धरी की धरी रह गई। ठीक है। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर या नॉन शुगर स्वीटनर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे प्रोडक्ट है विच क्रिएट अ स्वीट टेस्ट ऑन आर टेस्ट बड। ठीक है, ये अपने टंग के ऊपर एक स्वीट सा टेस्ट देते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर कोई कैलोरी ऐड नहीं करते। जैसे आपको पता है, अगर आप शुगर कंज्यूम करते हो तो शुगर कंज्यूम करते ही बॉडी के अंदर जाते ही वो ब्रेक डाउन होती है। जैसे अगर आप आलू की बात करते हो तो आलू में क्या होता है? स्टार्च होता है, या राइस में स्टार्च होता है, बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप ग्लूकोज ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे क्या करने लगेगी? उसे जमा करने लगेगी, विच कैन देन गेट लॉज्ड इनटू योर डिफरेंट ऑर्गन्स। जैसे लिवर में अगर बढ़ गया तो फैटी लिवर हो सकता है उससे। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में धीरे धीरे शुगर की वजह से फैट का कंटेंट बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो नेचुरल शुगर होती है वो कैलोरीज इंक्रीज करती है बॉडी में। ठीक है, लेकिन जो नॉन शुगर या आर्टिफिशियल शुगर होती है वो टेस्ट तो स्वीट करती है, लेकिन हमारी बॉडी में कंज्यूम नहीं होती है। हम जैसे खाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी से बाहर निकल आती है। सो इसमें कोई कैलोरी नहीं होती, बट टेस्ट जो होता है इसका काफ़ी स्वीट होता है एज कम्पेयर टू द नेचुरल शुगर। तो इसीलिए इसे लो कैलोरी स्वीटनर्स भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी बोलते हैं। और जनरली जो लोग जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, तो डायबिटीज़ के लोगों को ऐसे बोला जाता है कि वो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने टेस्ट के ऊपर, आप आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो या आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर योर टेस्ट। लेकिन धीरे धीरे रिसर्च जैसे जैसे बढ़ी इस इन फील्ड्स में, तो पता लगा कि ये जो शुगर्स होती हैं ये किडनी की डिजीज़ भी कॉज कर सकती है। और अब WHO एक नई बीमारी लेके आ गया कि ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो इसलिए अगेन वहीं पे पहुंच गए जहाँ पे हम इनिशियली चालू हुए थे। ठीक है, यानी क्योर जो है कहीं ना कहीं या ये जो एक हम लोगों ने रेमेडी निकाला था टेस्ट का, वो उस रेमेडी से भी खतरनाक हो गया, मतलब डिजीज़ से भी खतरनाक हो गया। राइट, उस सेंस में आप समझ सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के ये नॉन शुगर स्वीटनर्स होते हैं जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। ये हम बेसिक जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसमें भी पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री इन आर डेली लाइफ्स एक चैप्टर है, तो वहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे एस्पार्टिम है, ये मिथाइल एस्टर ऑफ डाईपेप्टाइड। अब ये केमिकल फार्मूला याद करने मत बैठना, बस इसका याद कर लो, बिकॉज ये अभी WHO ने निकाला है इसके ऊपर एक नया रिसर्च। ठीक है, सो डाई मिथाइल एस्टर ऑफ डाईपेप्टाइड है, और जनरली हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनके ऊपर बाइंड कर लेता है शुरू में, और बॉडी के अंदर जाता है तो कंज्यूम कहीं पे भी नहीं होता, और डायरेक्टली हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू वापस बाहर आ जाता है। इसलिए कोई कैलोरी हमारी बॉडी में इंक्रीज नहीं करता। तो याद रखना एस्पार्टिम। नेक्स्ट देखो एस सल्फेम के। ठीक है, अगेन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और नॉन मेडिसिनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। फिर है नियोटेम, ये एक डेरिवेटिव है एस्पार्टिम का ही। फिर सुक्रोलोज है, ये भी अगेन एक ज़ीरो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, बॉडी में नहीं कंज्यूम होता है। फिर देखो सैक्करिन है। ठीक है, सैक्करिन अगेन सुक्रोज से 300 टाइम्स स्वीटर होता है। फिर है सॉर्बिटॉल। ठीक है, इनके मतलब ये नाम याद रखने आइडिया होना चाहिए, बिकॉज UPSC ये ऐसे ही पूछ लेगा, नाम दे देगा डिफरेंट डिफरेंट और आपसे पूछ लेगा कि ये सारे जो है ये क्या है, तो यू शुड नो दीज आर ऑल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। फिर उसके बाद आपके पास कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप डायरेक्टली हार्वेस्ट कर सकते हो आर्टिफिशियल स्वीटनर, लाइक मॉन्क फ्रूट या लियो हानगाओ या सेरियाता ग्रोसो वेनियोरी। तो ये एक साउथ चाइना में मिलने वाला फ्रूट है, जिसमें से जो इसका जो फ्रूट एक्सट्रैक्ट है वो नॉर्मल शुगर से 100 से 250 टाइम्स स्वीटर होता है। फिर है सेविटॉल ग्लाइकोसाइड्स, जिसे हम फेमसली स्टीविया के नाम से जानते हैं। ये भी आपने देखा होगा, कई जो चीनी की कंपनियां हैं, मतलब चीनी नहीं आर्टिफिशियल स्वीटनर कंपनीज हैं, वो इसको मार्केट करती है स्टीविया को। तो स्टीविया लीव्स होती हैं और इसके थ्रू आप अगेन स्वीट टेस्ट जो है वो डाल सकते हो, और जनरली शुगर से 200 से 400 टाइम्स स्वीटर होती है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, इनका थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट जो है ना वो बिटर होता है। आपको पता है हमारी टंग के अंदर ना टेस्ट के डिफरेंट रीजन होते हैं। ठीक है, सो फॉरवर्ड वाला जो रीजन होता है ना, यहाँ पे जनरली जो स्वीट टेस्ट होता है वो टंग के टिप वाला जो रीजन है वहाँ पे स्वीट टेस्ट आता है, और बैक जो पोर्शन रहता है यहाँ पे बिटर।
ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी रहती है कि जब खाना हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो टूवर्ड्स द एंड ये स्टीविया लीव्स जो होती है थोड़ा सा बिटर आफ्टर टेस्ट देखी जाती है, इसीलिए ये ज़्यादा जो है स्टीविया लीव्स वगैरह ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। ठीक है। नेक्स्ट, थाउमैटिन। तो थाउमैटिन इज अ ग्रुप ऑफ इंटेंसली स्वीट बेसिक प्रोटीन्स isolated from the fruit of Theomatococcus danieli, which is seen in West Africa's कैटमेफ फ्रूट। ठीक है। तो उसमें ये मिलता है और जनरली बहुत सारे बेकरीज आइटम जो होते हैं आइसक्रीम वगैरह जैम वगैरह इनके अंदर ये थॉमैटिन नाम का ये जो एक्सट्रैक्ट है जो कि वेस्ट अफ्रीका में ये जो फ्रूट है कैटमेफ इसमें जो मिलता है वो यूज़ किया जाता है एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है। इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई इश्यू? ये एस्पार्टम पे क्वेश्चन आके गया है 2011 में, तो उसका स्टेटमेंट बोलता हूँ मैं। एस्पार्टम इज सेवरल टाइम्स स्वीटर देन टेबल शुगर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ये ट्रू है। और वो 100 ऑर्बिटल था, वो भी किसी पीवाईक्यू में मतलब मेंशन था, मतलब बहुत सारे नाम दिए होते हैं ना उसमें, तो वो सिरप में यूज होता है। कूल है। तो याद रखना बेसिक चीज़, मतलब यूपीएससी यहाँ पे सवाल ऐसे ही पूछेगा कि वर्ड एसोसिएशन टाइप का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल उसमें नहीं जाएगा, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से नाम सारे आपको थोड़ा देख लेना, आंखों के सामने से 2-3 बार निकालोगे तो यू कैन ईजिली फिगर आउट। ठीक है। अब आपको पता है मेजर इंडिया के अंदर कल भी हम लोगों ने बात किया था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का राइज हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक बीमारी का बात किया था डायबिटीज़। ठीक है। तो डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। आप लोग बताइए टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है? ये एक शुगर ज्यादा हो जाती है और एक कम होती है उसमें, आई थिंक उसको डायबिट मिलेटस बोलते हैं, तब गिर जाती है लेवल शुगर की। थोड़ा डिफरेंट है, सिंस के जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ना वो जनरली हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। वो जो सेल्स है अब उतना इफेक्टिवली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, राइट। तो तब होती है टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ कब होती है? जब हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं उस इंसुलिन हार्मोन को, उनकी एक्टिविटी जब कम हो जाती है तब हम बोलते हैं कि दिस इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है जनरली लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से होती है और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। ठीक है। सो एक तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ज़्यादातर जो है टाइप 2 डायबिटीज़ हमें देखने को मिलती है, मतलब लाइफस्टाइल की वजह से जो इश्यू होता है ये टाइप 2 डायबिटीज़ में आता है। यहाँ पे अगर आप मेडिसिन भी लेते हो तो आपका थोड़ा बहुत काम चल जाता है, लेकिन टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वहाँ पे आपको इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे डेली इंसुलिन इंजेक्शन लगाना पड़ता है बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ इंसुलिन दैट इज़ नीडेड। ठीक है। टाइप 1 जेनेटिक भी होता है ना सर? हाँ, जेनेटिक भी हो सकता है। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और कौन सा Okay. हार्मोन जो कि रिलीज करता है ये इंसुलिन? पैनक्रियाज। पैंक्रियाज। ओके, हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इंसुलिन तो खुद हार्मोन है। क्वेश्चन वाज लाइक कि कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, तो यस पैनक्रियास करता है। उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसे हम इजलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, मतलब कुछ सेल्स है जो कि प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। हाँ चलते हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज थे कुछ, किससे होते हैं बताना? ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट। करेक्ट। नॉकनी डिसीज होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो ये फ्लोराइड की वजह से होता है। क्वाशिरकर भी नाम का डिसीज है, वो किसकी वजह से होता है? विटामिन डी। ये प्रोटीन था क्वाशिरकर, प्रोटीन है ना डिफिशियंसी। क्वाशियोकर। राइट राइट। अब 2014 में मतलब विटामिन और डिसीजेस के नाम आए थे। स्कर्वी की कौन से विटामिन से होता है डिफिशियंसी से? विटामिन सी। करेक्ट। बेरी बेरी।
ये विटामिन B1 है, मिनीमाटा। ये मर्क्यूरी है ना? करेक्ट। और रिकेट्स। डी। करेक्ट। ठीक है, तो याद रखना ये बेसिक चीज़ें हैं। आप ये लूसेंट से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी बीमारियां और डेफिशिएंसी वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पूछ ली जाती है। मीना माटा के बारे में हम लोगों ने एनवायरमेंट वाली पीटी में भी देखा था, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। सब आगे चलते हैं। फ्लोराइड से क्या होता है? ये नॉकनी डिसीज, ये नॉकनी। सीडीएस में आता है क्वेश्चन। फ्लोराइड से जनरली जो होता है ना, हमारे बॉडी का जो कैल्शियम होता है ना, वो रिप्लेस होने लग जाता है। तो बोन जो डेंसिटी है ना, उसको भी कम कर देता है। फ्लोरोसिस भी एक बीमारी होती है। वैसे नॉकनी तो आपने सुना ही होगा, वो जो घुटने टकराते हैं उनको नॉकनीज बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन, CAC। सो ये जो CAC है, इन्होंने अप्रूव किया है इंडियाज प्रपोजल फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन मिलेट्स। आपको पता है इंडिया ने मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए कितने सारे इनिशिएटिव लिए। इवन G20 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 2023 में। तो बहुत सारे एफर्ट्स हम लोगों ने लिए, ठीक है। सो कोई स्कीम बता सकते हो मिलेट से रिलेटेड जो इंडिया ने लॉन्च करी हो? अन्नश्री। अन्न स्कीम। ओ श्री अन्न। श्री अन्ना। हाँ, श्री अन्न, ठीक है, तो याद रखना। राइट, तो ये बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं हम। तो इससे आप देख सकते हो कि इंडिया का काफ़ी फोकस रहा है इन प्रमोटिंग द कल्टिवेशन एंड स्प्रेड ऑफ मिलेट्स, ठीक है। तो अभी इंडिया ने के जो कुछ ग्लोबल प्रपोजल्स हैं उन मिलेट्स कवरिंग फिंगर मिलेट्स, बार्नयार्ड मिलेट, कोडू मिलेट, पोर्सो मिलेट एंड लिटिल मिलेट एज अ ग्रुप स्टैंडर्ड। तो इसके कुछ ग्रुप स्टैंडर्ड जो है प्रमोट किए हैं, ताकि कोडेक्स एलिमेंट्रिस जो कमीशन है ये इसको डायरेक्टली यूज़ कर सके अपने जो डिसीजंस देते हैं बेस्ड ऑन जिसके फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो बाकी कंट्रीज लेती हैं, वो WTO के कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन के स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करती हैं, तभी वो फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगा सकती है, ठीक है। सो ये अगर इंडिया अपने वाले जो स्टैंडर्ड्स प्रमोट कर देगा तो डेफिनेटली इंडिया के थ्रू इनका जो एक्सपोर्ट है इन मिलेट्स का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए इंडिया प्रमोट करना चाह रहा है अपने खुद के स्टैंडर्ड्स ऑन द कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ में FSSAI ने ग्रुप स्टैंडर्ड सेट किए हैं विच स्पेसिफाई 8 पैरामीटर्स विद रिगार्ड्स टू दीज मिलेट्स, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मॉइस्चर कंटेंट है, यूरिक एसिड कंटेंट है, फॉर 15 टाइप्स ऑफ मिलेट्स, ठीक है। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम मानेंगे कि ये जो मिलेट है ये सेफ़ है कंजम्पशन के लिए, राइट। सो करंटली ये जो कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन है, इसके पास 2 जो मिलेट्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स डेवलप किए, विच इज़ सोरघुम एंड पर्ल मिलेट, ठीक है। पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, और सोरघुम तो इसी नाम से ही होता है, राइट। तो इन दोनों के लिए ही स्टैंडर्ड है, और इंडिया ने बाकी फिर अपनी तरफ से ये जो हम लोगों ने मिलेट्स की बात किया, फिंगर मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडू मिलेट, पोर्सो और लिटिल मिलेट, इनके स्टैंडर्ड एज अ ग्रुप स्टैंडर्ड प्रमोट करने की कोशिश की है, ठीक है। सो याद रखना WTO के जो ये फूड सेफ्टी एंड फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स हैं रिकग्नाइज करते हैं 3 स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई खाने का आइटम है तो उसमें हम कोडेक्स एलिमेंट्रिस जो कमीशन है CAC, इसके स्टैंडर्ड्स को मानेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया में मेरे को लेट्स से बाहर से कोई क्रॉप जो है वो इंडिया के अंदर लेके आनी है, लेट्स से फॉर हाइपोथेटिकली मान लो प्याज इंडिया में लेके आना है, तो उस प्याज के जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो मैं इंडिया में तभी उसको रोक सकता हूँ, मतलब उसको इंडिया में आने से तभी रोक सकता हूँ जब वो CAC के जो स्टैंडर्ड्स है उससे कंप्लाई नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर मैंने उनको आने से, इंडिया में आने से रोका, तो फिर मेरे ऊपर जो है WTO में केस चल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट प्लांट हेल्थ की बात करते हैं, तो इसमें इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है। अगर आपको कोई कंट्री के अंदर प्लांट इंपोर्ट करना है तो आप तभी रोक सकते हो जब वो IPCC का जो कन्वेंशन है इसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स है प्लांट हेल्थ से रिलेटेड वो नहीं फॉलो करता। तो नेक्स्ट एनिमल हेल्थ, इसके लिए हमारे पास वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH, ये ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स जो है उसको बनाती है, ठीक है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि WTO के फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स होती है उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करती है, ठीक है। अब ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड
ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसको हमने इसी पीटी में एक और इनिशिएटिव में देखा था। कोई बता सकता है कौन सा इनिशिएटिव था वो? वन हेल्थ। वेरी गुड। वन हेल्थ के लिए एक हम लोगों ने जॉइंट एक्शन प्लान की बात किया था ना, उसमें और कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन थी इसके अलावा? WHO, FAO। एक और है, WHO FAO तो है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखो UNEP भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वॉल्व है, और इसका टारगेट ईयर क्या है? 2022-2026 है, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखनी है, ये बेसिक फैक्ट से पूछ सकता है, क्योंकि उस टाइम तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, यूपीएससी ने पूछी नहीं। और यूपीएससी में ट्रेंड यही रहता है, जब वो चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ फैशन हो जाती है तब यूपीएससी पूछता है उनको, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों के बारे में। ऑलराइट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। हाँ, इसके अलावा 7th सेशन जो था ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स वाज आल्सो हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। सो इंडिया के अंदर ही हुआ था। ये कोडेक्स एलिमेंट्री की एक सब कमेटी है जो कि स्पेसिफिकली स्पाइसेस और जो कलनरी हर्ब्स है उसके रिगार्डिंग जो स्टैंडर्ड्स है वो बनाती है। तो इस स्पेसिफिक सेशन में हम लोगों ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट किए फॉर 5 स्पाइसेस, नेमली स्मॉल कार्डेमम छोटी इलायची, टर्मरिक हल्दी, जूनिपर बैरी ऑल स्पाइस एंड स्टार एनाइस वर फाइनलाइज्ड, ठीक है। तो जूनिपर बैरी और एल स्पाइस तो हम लोगों ने नहीं सुने ज़्यादा, बट ये जो स्टार एनाइस है इसको बेसिकली चक्र फूल बोलते हैं, ठीक है। अब आप जिस एरिया में होंगे उसमें शायद और कुछ भी नाम हो सकता है, बट ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी ना बहुत ऐसे प्लांट से रिलेटेड आजकल सवाल पूछ रहे हैं। जैसे एक सवाल 2022 में पूछा था कि इनमें से कौन सा प्लांट जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। अब सवाल ऊपर से अगर देखोगे तो यूल फाइंड कि बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब आपने बहुत सारे प्लांट्स के तो नाम ही नहीं सुनोगे, जैसे अल्फा अल्फा, अमरंथ, चिकपी, क्लोवर और पर्सलेन और स्पिनच, ठीक है। तो 2022 में ये सवाल पूछा था, देखने में बहुत हार्ड लगता है, ठीक है, कि नहीं हो सकता, बट थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते ना, कि अगर आपको इतना आइडिया है कि लेग्यूम्स के अंदर हमेशा नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, तो उस आइडिया से आप फिगर आउट कर सकते थे कि चिकपी लेग्यूम की कैटेगरी में आता है, तो डेफिनेटली चिकपी इसमें होना चाहिए था। तो इससे आप ये दो को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने ये लॉजिक लगाया था, इससे मेरा सही हुआ। और चिकपी से आपका 2 ऑप्शंस में अब आप आ गए हो, ठीक है। अब दोनों ऑप्शन में आपको 1 कॉमन दिख रहा है, वे इसका मतलब अल्फा अल्फा भी होगा इसके अंदर, ठीक है। अब रही बात इन दोनों को एलिमिनेट करने की, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ बहुत ज़्यादा डाइसी हो जाता है। अगर आपने इनमें से किसी का नाम नहीं सुना था तो फिर बहुत टफ हो जाता है इसको सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन अगर आपको इतना आइडिया है कि स्पिनच वगैरह में पत्ते होते हैं उसके ग्रीन कलर के बड़े बड़े, और आपने थोड़ा बहुत भी देखा हुआ है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग। ऑल्दो मैंने इसको कैसे फिगर आउट किया था, बिकॉज मैंने ये कुल्फ़ा भी देखा हुआ था। कुल्फ़ा मेरे को याद आ रहा था कि मतलब पेपर से 2-3 दिन पहले ही मेरे घर के अंदर कोई कुल्फ़ा का ये लेके आए थे, तब बताया था कि इससे सब्ज़ी बनता है, इसका भाजी बनता है। तो वहाँ से मेरे को याद था कि पर्सलिन और ये जो स्पिनच है थोड़े पत्तेदार टाइप के ही है, वेजिटेबल्स बेसिकली। तो वहाँ से मैंने इसको एलिमिनेट किया और ए ऑप्शन लगा दिया था, ठीक है। बट अगेन इशू यहाँ पे मेन चीज़ ये है, अगर आप 50-50 में आ जाते हो ना, तो फिर वहाँ पे आप चांस ले लेना चाहिए, ठीक है। तो 90% मतलब 60% ऑफ द टाइम भी अगर आप सही हुए ना तो नेट पॉजिटिव में आ जाओगे, या इवन 50% भी टाइम ऑफ द टाइम्स अगर आप सही हुए 50-50 सिचुएशन में, तो नेट में आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी एनालिटिकल एबिलिटी में आती है, तो ये डेवलप होगी तब जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहोगे। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत लगाओ, ठीक है, बिफोर सिटिंग इन और एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम, तब जाके ये थोड़ी एबिलिटीज़ हैं डेवलप होंगी। विद दैट बीइंग सेड, अब आगे चलते हैं। कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन के ऊपर वापस आते हैं। तो ये कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1963। दिस इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड बाय WHO एंड FAO,
इन दोनों ने जॉइंटली मिलके एस्टैब्लिश किया। तो जैसे इंडिया के अंदर हमारे पास FSSAI है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन है, और इसका हेडक्वार्टर रोम में है। इसमें 199 मेंबर कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, और ये बेसिकली जो फूड्स जो स्टैंडर्ड है और गाइडलाइंस या कोड ऑफ प्रैक्टिसेस वो सेट करता है। ठीक है, ये जो कोडेक्स एलिमेंट्रस या फूड कोड, ये CAC जो है बॉडी यही सेट करती है। इसके ये जो स्टैंडर्ड्स है दीज आर वॉलेंट्री, और ये सारे जो WTO जो है वो रिकग्नाइज करता है इसके जो स्टैंडर्ड्स है अंडर द सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ठीक है, सो इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई एडिशन तो बताइए। सबसे ज्यादा कौन सा मिलेट प्रोड्यूस होता है इंडिया में? बाजरा। राइट, बाजरा, पर्ल मिलेट। और एक लास्ट ईयर के बजट में मेंशन था कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट रिसर्च। तो कहाँ पे हो? हैदराबाद। करेक्ट। और एक रायचूर डिक्लेरेशन भी था, इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स से रिलेटेड था वो। बाकी तो क्या इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड? ट्रू। यस। Yes, true. ट्रू ट्रू, करेक्ट। और कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा करता है इंडिया में? राजस्थान। राजस्थान। और ज्वार सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में होता है? महाराष्ट्र। Maharashtra. महाराष्ट्र। हाँ हाँ correct। चलो ठीक है भाई लोग, फिर आज के लिए एंड करते हैं यहीं पे। आई होप दिस सेशन एडेड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। Bye, sir. Thank you. Good night. Good night, good night, bye bye.